सो भाई लोग डेली पीवाईक्यू के रिसर्च और जो पीवाईक्यू पे हमारे ट्रिक्स वगैरह का एक प्रोग्राम चला हुआ है उसका ये डे 18 है और इस प्रोग्राम में हम लर्न कर रहे हैं कि किस तरीके से आप मिनिमम अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी यूपीएससी के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो सारी ट्रिक्स एलिमिनेशन के अलावा, एलिमिनेशन आपने बहुत इसके बारे में हुआ सुना हुआ है, बट यूपीएससी रिक्वायर्स लॉजिकल रीजनिंग की ट्रिक फ्रॉम यू, राइट? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बताओ इसमें एलिमिनेशन कैसे यूज करोगे आप, जहां वो अब स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ रहा है और कुछ भी ऑप्शन वो उस तरीके से 1 2 एंड 4 वैसे ऑप्शन वो फ्रेम कर ही नहीं रहा है। तो अभी हम पॉलिटी के कुछ बहुत अच्छे यूपीएससी के क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि ये जो रीसेंट पेपर्स हुए हैं 2021 का यूपीएससी का प्री, 2022 का यूपीएससी का प्री, जिन्हें टफेस्ट माना गया है, इनके क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली कैसे सॉल्व कर सकते थे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने राइट टू इक्वालिटी इसमें मार्क किया हुआ है, लेकिन अगेन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इन इंडिया राइट टू इक्वालिटी डज नॉट गारंटी द राइट टू इकोनॉमिक इक्वालिटी। कहीं पे भी आपको आर्टिकल 14, 15, 16 या 17 या 18 में कहीं पे भी ये बात लिखी हुई नहीं मिलेगी कि भैया इंडिया में इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। समझ रहे हो? जो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वहां पे प्रोहिबिट किए गए हैं अंडर आर्टिकल 15, अंडर आर्टिकल 16 एटसेट्रा, वहां कहीं पे भी इकोनॉमिक ग्राउंड मेंशन नहीं है। वहां है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और 16 के केस में डिसेंट एंड रेजिडेंस। समझ रहे हो बात को? सो ये ग्राउंड्स हैं, इकोनॉमिक ग्राउंड्स कहीं मेंशन है ही नहीं। तो ये जो वायलेशन हो रहा है ये आपके डीपीएसपी का हो रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई ने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये क्लॉज इसमें डाला था जब उसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से हटाया था। उसी टाइम इसने, मोरारजी देसाई के टाइम 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से अंडर आर्टिकल 38 एक क्लॉज भी डाला गया था कि स्टेट कोशिश करेगा कि वेल्थ की कंसेंट्रेशन को हम मिनिमाइज करें। समझ रहे हो? सो आंसर वाज डीपीएसपी। ये बाकी तो आपको फालतू में ही ये सब चीजें ऐसे ही दी हुई है, राइट? कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर वगैरह, ये कंफ्यूज करने का पूरा इनका मामला है। समझ रहे हो बात को? सो दिस इज हाउ यूपीएससी फ्रेम्स द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन इससे पहले डेफिनेटली आई कैन बेट कि किसी भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया होगा, क्योंकि यूपीएससी आपसे अगेन लॉजिक चाहता है, वो आपसे अंडरस्टैंडिंग चाहता है। और अगेन यूपीएससी एक ही टॉपिक से एक ही पेपर में दो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है वो आपको अभी पता चलेगा। इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने प्री में उसी साल, एक ही टॉपिक से। ये है वो क्वेश्चन कि इन what is the position of right to property in India। अगेन ये जो वायलेशन ऑफ कंसेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाला जो क्लॉज अंडर आर्टिकल 38 डाला गया था, राइट? अंडर आर्टिकल 38 डाला गया था, उसी अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी को भी फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटाया गया था। इट मीन्स एक ही सब्जेक्ट से आपसे इतने दो क्वेश्चन यूपीएससी ने एक ही पेपर में पूछ लिए हैं। एंड राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया में आज के दौर में एक लीगल राइट है। इट इज it is a normal constitutional और legal right that is available to any person in India। समझ रहे हो? और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता भी नहीं था ना कि भैया राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है इंडिया में, तो आप बिल्कुल आम लॉजिक का यूज करके भी ऐसी चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं, ये तो सभी को पता होगा, जो आम आदमी भी तैयारी कर रहा होगा उसे पता है कि फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से इसे हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। सो फंडामेंटल राइट तो ये है ही नहीं, इसे तो एलिमिनेट कर दो, राइट? नंबर 2, नीदर ए फंडामेंटल राइट नॉर ए लीगल राइट, इसे भी हटा दो, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इट मींस मिनिमम ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है इंडिया में लोगों को। यहाँ पे दिक्कत है कि लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, इसे आप ऐसे हटा सकते थे कि भैया अगर सिर्फ सिटीजन्स के लिए ये अवेलेबल होता तो कोई भी फॉरेनर इंडिया में आकर के प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाता। समझ रहे हो? इट मीन्स कोई भी फॉरेनर कंपनी या कॉरपोरेशन आकर के इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाती, लेकिन इंडिया में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज है जिन्होंने जमीनें खरीद रखी होती है, राइट? कॉरपोरेशंस को भी इंडिया में राइट है जमीनें खरीदने का, राइट? रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स को भी इंडिया में राइट है, राइट?
जमीनें खरीदने का, इट मीन्स ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है, ये पर्सन्स को अवेलेबल है। और इंडिया में लॉ की डेफिनेशन में जो पर्सन आते हैं वो आपके कॉरपोरेशन भी आती हैं, वो आपके फॉरेनर्स भी आते हैं, और पर्सन की डेफिनेशन में आपके इंडिया में सिटीजन्स भी आते हैं, राइट। पर्सन इज ए वाइडर डेफिनेशन जिसमें ये सब चीजें इंक्लूड होती है। तो ऐसे आप बिल्कुल लॉजिक का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो। समझ रहे हो कि इन चीजों में सोचना कैसे है, इन क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें क्या दें इससे ज्यादा आपको। नेक्स्ट आता है कि इन इंडिया में 26 जनवरी 1950, राइट, 26 जनवरी 1950 ये वो दिन है गुरु जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, जिसे हम अपना रिपब्लिक डे के तौर पे मानते हैं, क्योंकि इंडिया इस दिन खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर किया था, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन बना था, राइट। तो ये आपसे अगेन ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कि कौन से वर्ड प्रियम्बल में बाद में जोड़े गए, नहीं, प्रियम्बल का क्वेश्चन है, सही बात है, लेकिन कौन से वर्ड प्रियम्बल में बाद में जोड़े गए ये नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी 1950 को इंडिया में क्या था। तो वो था सर आपका वो स्टेटस जिसमें आपके नंबर 1 सोशलिस्ट, नंबर 2 सेकुलर और नंबर 3 इंटेग्रिटी वर्ड नहीं आएंगे, क्योंकि ये इंदिरा गांधी ने बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े थे। तो सोशलिस्ट को हटाओ, इधर सेकुलर है ये क्योंकि बाद में ऐड हुआ, इसे भी हटाओ, समझ रहे हो। एंड ये सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं था, इंडिया वाज ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एट दैट टाइम, सो दिस वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। समझ रहे हो बात को। सो दिस इज हाउ यूपीएससी फ्रेम्स इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अगेन ये आपको बताएगा कि कैसे यूपीएससी एग्जैक्ट सेंस में क्वेश्चंस को रिपीट करता है। ये 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 में पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इंडिया में इसका मतलब क्या है, और ये 2020 का क्वेश्चन है। ये 2020 में अगेन यूपीएससी ने यही पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। समझ रहे हो बात को। तो जब भी आगे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कहीं पे भी अगर हो तो इसका मतलब होता है नंबर 1 गवर्नमेंट इज डिराइविंग इट्स पावर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1 तो ये, नंबर 2 कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्टिंग एज ए लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। समझ रहे हो बात को। कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर टू द गवर्नमेंट, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्टिंग एज ए लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो इट मीन्स अ गवर्नमेंट लिमिटेड by the terms of the constitution, राइट, लिमिटेड गवर्नमेंट। यहाँ पे भी डी ऑप्शन ही था, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये यूपीएससी के एग्जैक्टली रिपीटेड है और कंजेकेटिवली रिपीटेड है हर एक साल में। दिस इज वाई PYQs आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। भाई पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन कॉन्सेप्ट्स, इन सारी चीजों में क्वेश्चन फ्रेम करने की एक लिमिटेशन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी चेंज होंगे ही नहीं, तो वो तरीका बदलेगा लेकिन चीजें वही रहेंगी। समझ रहे हो बात को। तो ऐसी चीजों को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे यहाँ बोला हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ द नेशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर, इट मीन जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है क्या वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं होगी। यूके में फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है तो क्या वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है, तो इसे तो हटा दो। दूसरा कि ए गवर्नमेंट हुज हेड्स एंजॉय नॉमिनल पावर्स, भाई हुज हेड्स एंजॉय नॉमिनल पावर, यूएसए में जो हेड ऑफ द स्टेट है और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, समझ रहे हो बात को, वो आपका राष्ट्रपति है। तो क्या यूएसए में और उसके पास इंडिया में उसके पास यूएसए में नॉमिनल पावर्स नहीं है इंडिया के राष्ट्रपति की तरह, ही हैज रियल पावर्स। यूएसए का जो प्रेसिडेंट है ही हैज रियल पावर्स। इट मींस क्या यूएसए की सरकार आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं होगी फिर, तो इसे तो हटा दो, वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही गवर्नमेंट फ्रेम हुई है। नेक्स्ट की गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय रियल पावर, गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर। सो इन इंडिया हेड ऑफ द स्टेट, राइट, इंडिया का एग्जांपल इसमें सही नहीं होगा। सो यस, इन जापान जो अगेन जापान का भी इसमें सही नहीं रहेगा। कोई ऐसी कंट्री का एग्जांपल मैं भी नहीं दे पा रहा हूं जहां पे जो रियल पावर्स है वो हेड ऑफ द स्टेट माने राष्ट्रपति के पास है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास रियल पावर्स नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो कोई अगर ऐसा एग्जांपल अभी आपको याद आ रहा हो कि फॉर एग्जांपल चाइना, राइट, फॉर एग्जांपल चाइना में जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास रियल पावर्स नहीं है, बट चाइना में जो गवर्नमेंट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फॉर्म हुई है, राइट। या फिर अगेन अगर चाइना का हम इसमें एग्जांपल ना दे तो वियतनाम इसका सही एग्जांपल होगा। वियतनाम में जो राष्ट्रपति है उसके पास रियल पावर्स है, बट वहां तो प्राइम मिनिस्टर भी है। तो
हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास रियल पावर्स नहीं है, इट डज नॉट मीन कि जो वियतनाम की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं होगी, समझ रहे हो? सो दिस इज द राइट आंसर, आई मीन दिस इज द राइट एग्जांपल। सो राइट आंसर होगा आपका टी, कि इट इज द लिमिटेड गवर्नमेंट। ऐसे आप एग्जांपल्स को इसमें रिलेट करके बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये तो एक हलवा क्वेश्चन था, ये यूपीएससी ने रिलैक्स करने के लिए लोगों को दे रखा हुआ था, क्योंकि हाल भी हो एंड कोई, जिन लोगों ने भी हिस्ट्री को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा उन्होंने हो और मुंडा अपराइजिंग को पढ़ा होगा जरूर। मुंडा, बिरसा मुंडा वगैरह, राइट, जो 1817 के आसपास इनकी जो अपराइजिंग शुरू हुई थी, हो और मुंडा अपराइजिंग, सॉरी, इवन जो आपके बिरसा मुंडा है उनके, आई थिंक उनके रिस्पेक्ट में जो उलगुलन वाला क्वेश्चन था, वो सारी चीजें भी ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, समझ रहे हो बात में? तो ये जो मुंडा अपराइजिंग हुई, हो अपराइजिंग हुई, ये आपने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखी हुई है, तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ तो ऐसी लिंक एस्टेब्लिश कर सकते हो कि हो इज समथिंग रिलेटेड टू सम ट्राइबल कल्चर, कुछ ना कुछ ट्राइबल से रिलेटेड है। तो बस यहाँ जो इसकी बहुत अच्छा आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो है ट्राइबल लैंग्वेजेस, क्योंकि हो अगर आपकी एक ट्राइब है तो उनकी अपनी लैंग्वेज भी हो सकती है, राइट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये तो नहीं है, डांस फॉर्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये भी तो नहीं है, क्योंकि हो तो नॉर्थ वेस्ट में है ही नहीं, समझ रहे हो? हो और मुंडा जो इस तरीके की जो ट्राइब्स है ये आपके उड़ीसा वगैरह में मिलती है, राइट, उड़ीसा वगैरह, आपके झारखंड वगैरह। एंड देन प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स, ये भी आपके एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल इलॉजिकल इरेशनल सा इसमें ऑप्शन है, राइट। तो ऐसे आप इन चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हो। दिस वाज ए क्लासिक क्वेश्चन कि आपको कॉन्सेप्ट की कितनी क्लैरिटी है। ये पूछ रहा है कि इनमें से नॉट करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ बोल रहा है कि भारत रत्न जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 के अंडर ये जो भारत रत्न और पद्मा अवार्ड है ये एज ए टाइटल वहां पे डिस्क्राइब होते हैं, दे आर इंक्लूडेड एज ए टाइटल। लेकिन आपको पता है कि आर्टिकल 18 एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स द टाइटल्स इन इंडिया, द यूज ऑफ टाइटल्स इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स, समझ रहे हो? तो ये अगर हमने भारत रत्न और पद्मा अवार्ड को टाइटल की डेफिनेशन में ला दिया तब तो इंडिया में भारत रत्न दिया ही नहीं जा सकता, इट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो स्टेटमेंट 1 आपकी इनकरेक्ट होनी चाहिए। दूसरा कि पद्मा अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। अगेन नंबर 1 इसमें ओनली वर्ड वो वाली जो ट्रिक है कि भैया जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है उसे एलिमिनेट कर दो, एक तो इसमें आप ये भी लगा सकते हो। लेकिन दूसरी बात, मान लो अगर यूपीएससी अगर आपसे पूछना भी चाहता है, राइट, तो वो खुद सोचो, ये जो फैक्चुअल ऐसी स्टेटमेंट्स होती है, नंबर 1 पद्मा अवार्ड हो गया, नंबर 2 ईयर इसमें आपको मेंशन की गई है 1954, नंबर 3 ओनली वंस, इसमें 3 फैक्ट बताए गए हैं। यूपीएससी के लिए बहुत इजी होता है ऐसे किसी भी फैक्ट को एकदम से मोल्ड कर देना, समझ रहे हो? मान लो 1954 का 1955 वो करते इसमें, तो ऐसे क्वेश्चंस के जो रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी आप स्टैंड बाय मोड में इसको रखो और इसे अभी एलिमिनेट कर दो कि ये रॉन्ग हो सकती है। नेक्स्ट कि द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। अगेन ये भी एकदम फैक्ट आपसे लोड किया गया है कि भैया 5 आप भारत रत्न एक साल में दे सकते हो। इतने सारे भारत रत्न क्या इंडिया में आपने कभी सुना कि 5 भारत रत्न एक ही साल में दे दिए गए, समझ रहे हो? तो ये भी एकदम बहुत हाई चांसेस है कि इसके रॉन्ग होने के चांसेस है। आप मतलब इंट्यूशन लगा सकते हो अंदर, आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है, तो इस बेसिस पे भी आप इसे क्या है कि रॉन्ग इन तीनों चीजों को मार कर सकते हो। बाकी ऐसे मतलब कुछ एक ट्रिक्स लगा के अगर 2-3 क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करते हो, राइट, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन 3 में से 2 क्वेश्चन तो आपके ठीक होंगे ही होंगे, राइट। 4-5 क्वेश्चन अगर इस तरीके से आप सॉल्व करते हो तो उसमें से 2-3 आपके ठीक होंगे ही होंगे और नेट स्कोर आपका पॉजिटिव में रहेगा, राइट। तो ये नंबर 1 प्रोबेबिलिटी वाली ट्रिक। नंबर 2 कि हाईली फैक्चुअल जो स्टेटमेंट है देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो स्टेटमेंट्स आपकी रॉन्ग हो। इस पे थोड़ा रिसर्च अगर आपको करें तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, नंबर 1 दे आर नॉट टाइटल्स। इंडिया में जो ये इस तरीके के नेशनल अवार्ड्स है दे आर नॉट टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 एंड बट दे कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस इन इंडिया, कि नाम के आगे और पीछे आप इनको नहीं लगा सकते, भारत रत्न वगैरह फिर भी लगाया जाता है, इसे छोड़ो, राइट, ये याद रखना है। दूसरी कि पद्मा अवार्ड्स ये जो है ये 3 साल के लिए जनता पार्टी ने 1977 से 80 तक इनको सस्पेंड कर रखा था, राइट। जो मोरारजी देसाई है उन्होंने इसे सस्पेंड कर रखा था जनता पार्टी की सरकार ने, फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई उन्होंने इसे फिर से शुरू किया,
तो ओनली वंस तो नहीं आएगा। नेक्स्ट कि मैक्सिमम ये 3 हो सकते हैं। और अगेन आगे वो अगर आपसे इससे पीवाईक्यू पे बिल्ड करके कोई क्वेश्चन पूछेगा तो अब यही स्टेटमेंट रिपीट नहीं करेगा, वो आपको बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर वो कुछ ऐसा बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स दैट कैन बी अवॉर्डेड टू अ पर्सन आर रिस्ट्रिक्टेड टू 3। समझ रहे हो, वो ऐसे आपको स्टेटमेंट देगा। तो ये लिमिटेशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाई है, ना किसी पार्लियामेंट के एक्ट ने लगाई हुई है, ये गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती है उसके तहत, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत ये अभी लिमिट इंडिया में लगाई गई है। समझ रहे हो। या फिर वो आपको ऐसे भी क्वेश्चन बोलेगा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन और सम एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, मान लो किसी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट का उसने रेफरेंस दे दिया और वो बोले कि इट बाइंड्स द गवर्नमेंट टू अवार्ड नेशनल अवार्ड्स एवरी ईयर, समझ रहे हो, इन कंटिन्यूटी। तो वो भी आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि अब आपको पता है कि पद्मा अवार्ड्स एक बार मतलब 3 साल के लिए इन्हें सस्पेंड भी किया गया था। समझ रहे हो। सो देयर इज नो बाइंडिंग प्रोविजन विद रिगार्ड्स टू Padma Awards, etc. So with this we come to an end of this session and we come to the end of the एनालिसिस ऑफ 2021 पेपर। फिर हम 2020 के ऐसे ही शुरू करेंगे, 2019 के ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा जब तक ये चलेगा। आई होप आपके लिए ये जो पूरी सीरीज है ये फ्रूटफुल साबित हो रही होगी। आप कमेंट में जरूर बताइए यार, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट में जरूर बताइए कि कैसे इस पूरे जो भी लेक्चर्स हैं इन्हें अच्छा बनाया जा सकता है। राइट, आपको अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं सब कुछ आप कमेंट में बताइए। एंड देन अगर आपको इन चीज़ों की पीडीएफ चाहिए तो वो इस टेलीग्राम ग्रुप चैनल में आपको मिलेगा और उसका लिंक पिन हुआ है ऑलरेडी, तो आप टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगेन अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में वहाँ मेरी टेलीग्राम आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।